नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। Hello everyone, welcome you all to Study for Civil Services। आज के इस लेक्चर में हम लोग 25 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग वन बाय वन करके सारे करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे कवर अप कर रहे हैं, सेम एज दैट पे 25 नवंबर के करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट रही हैं आज के हिंदू न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में, उनको हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट करंट अफेयर्स जो यहाँ पर है दैट इज फर्स्ट करंट अफेयर है वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम दैट इज एमजी नरेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुना होगा। इलेक्शन कमिश्नर, पंचायत फॉर क्लाइमेट एक्शन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। 5 करंट अफेयर्स हैं जिनको हम क्विकली कवर अप करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द करंट अफेयर। फर्स्ट करंट अफेयर पहला है यहाँ पर, जो एमजी नरेगा स्कीम ऑलरेडी चल रही है, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, वेरी फेमस स्कीम। हम इसके बारे में कई बार बुक्स में पढ़ भी चुके हैं। ये स्कीम जो है, ये यहाँ पर जिसमें अभी स्किल ट्रेनिंग का जो लैकेज है वो सेंटर ने स्टेट के ऊपर ब्लेम किया है। सो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या बनेगा या हमें क्या पढ़ना है, दैट इज एमजी नरेगा स्कीम या मनरेगा स्कीम भी कहते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है एमजी से महात्मा गांधी, एन से नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि यहाँ पर 100 डेज की मिनिमम 100 दिनों का जो है वो एक कहते हैं ना गारंटी रोजगार हमें देगा ही देगा। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटी गरीबी विरोधी कार्यक्रम के रूप में जाने जाता है। साथ ही साथ ये जो पूरा हमारा मनरेगा था, इसमें हमारा यही बेसिक था कि जो हमें पता है कि भाई बहुत सारे जो गांव में रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो ग्रामीण लोग जो है शिफ्ट कर जाते हैं, जो है प्रवासी, एक तरह से माइग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, उसको भी इसने रोकथाम में मदद करी है। साथ ही साथ जितने भी हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जिन्हें हम कहते हैं ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जिन्हें हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डालते हैं, उनको भी यहाँ पर एक मदद जो है वो प्रोवाइड की गई है। समझ रहे हैं? सो रूरल इकोनॉमी भी यहाँ पर बड़ी है। और साथ ही साथ इसमें इतने सारे लोग, 7.6 करोड़ फैमिलीज जो है वो इस पर डिपेंडेंट भी हैं आज के समय में। और इस पूरे को, ठीक है, इस पूरे में आपको डेली बेसिस पे एक गारंटीड जो वेज होता है, वेज क्या, आपकी एक मजदूरी जो होती है वो आपको मिलती है, जिसमें एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 209 की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इतनी ही मिलेगी। ये हर स्टेट पे डिपेंड करता है, हर स्टेट को यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मिलती है। जो भी जॉब लेने के लिए एलिजिबल होते हैं उनको यहाँ पर दी जाती है। अगर कोई विमेन, एससी और एसटी, ये भी यहाँ पर जो है उनको भी यहाँ पर दिया गया है। सो बेसिकली जो पूरा एमजी नरेगा स्कीम है, इसने जॉब्स की अपॉर्चुनिटी को भी बढ़ा दिया है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर इस स्कीम का जो पूरा संभालने का जो तरीका है ना, वो किसको दिया गया है, वो दिया गया हमारी ग्राम पंचायत को। जो हमारी ग्राम पंचायत है उसको इसका पूरा भाग दौड़ जो है वो इसकी संभालने को दी गई है, जिससे हमारा जो पंचायती राज है, हमारी जो ग्राम सभा है, वो भी यहाँ पर बेहतर तरीके से काम कर पा रही है। तो अब क्या हुआ है, ये जो बदलाव क्या आए हैं इसके अंदर, सबसे पहली चीज, जैसे कि हम जानते हैं कि राइट टू वर्क, हमारा डीपीएसपी, हमारा जो डीपीएसपी है उसमें राइट टू वर्क हमारा कैसा एक अधिकार है, जस्टिसेबल राइट है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप इस पूरे राइट के लिए आप जस्टिस मांगने के लिए जा सकते हैं।
है ना। तो उससे क्या हुआ कि जो सेंटर है वो भी स्टेट तक भी पैसा पहुंचने लग गया, उसके उसी तरीके से रिसोर्सेज जो हैं वो भी ट्रांसफर होने शुरू हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट को सिर्फ टारगेट नहीं करना, क्योंकि आप तो जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने तो पैसा यहाँ पर बांटना शुरू कर दिया है। तो जो केंद्र की सरकार ने अपना पैसा बांटा, उससे क्या हुआ, जो हम हर चीज में केंद्र की सरकार को टारगेट करते हैं, वो चीज यहाँ पे खत्म हो गई है। समझ रहे हो। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, इस पूरी की पूरी एक एमजी नरेगा ने इस पूरे में बहुत बड़ा बदलाव लेके आया था, और ये बदलाव आज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये बदलाव बहुत अच्छे रूप में किया भी गया है। इसने साथ ही साथ बॉटम अप अप्रोच, ऐसा नहीं है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच हुई है, टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं फॉलो करी। इसने जो है नीचे से ऊपर, मतलब कि जो नीचे की व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए ऊपर की तरफ से जो है वो काम करा है। तो ग्राम सभा में यहाँ पर डिसाइड की जाती है चीजें, ना कि केंद्र सरकार में। साथ ही साथ यहाँ पर सारा जो काम है, यहाँ पर आप देखिए, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो काम है वो किसने किया है, ग्राम पंचायत करती है, जिसके अंदर 50% काम उन्हीं को करने को मिलता है। जिससे हमारी जो हम कहते हैं ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ग्रास लेवल पर जो है, जमीनी स्तर पर यहाँ पर इन सबको एक बढ़ावा देने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर इनके लिए पता है क्या बनाए गए हैं, वेब पोर्टल्स बनाए गए हैं, जिनसे इनकी जितनी भी जो भी इनके जो भी ये काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसका एक ट्रांसपेरेंसी, उसकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है कई बार कई सारे सरकारों ने यहाँ पर और बेटर बनाने के लिए भी बोला है कि भाई ये जो सरकार जो यहाँ पर पैसा देती है, ठीक है, इन लोगों को, जो भी ये लोग होते हैं, इनको किन कार्यों में रखा जाता है, जितने भी ये मनरेगा में लोग होते हैं उनको डेली बेसिस पर सड़कें बनाना, रोड्स को डेवलप करना, ब्रिजेस को डेवलप करना, इन कामों में उनको रखा जाता है। तो वो लोग ये जो काम करते हैं, ये काम जो है उनको फंड्स मिलते हैं, उनको काम करने के लिए, उनको काम करने के लिए पैसा देती है सरकार। तो ये जो पैसा है ना यहाँ पर, ये कई बार इसका मिसयूज भी किया जाता है। ठीक है, वो यहाँ पर मिसयूज होते हैं, जो सरकारों के पास मशीनें आती हैं यहाँ पर काम करवाने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्टर्स के पास ही फंसी रह जाती हैं। ठीक है, और वो फिर उसको अपना तरीके से काम कर रहे होते हैं। मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जो पूरा स्कीम आई है इसने बहुत बेहतर तरीके से किया है, बिल्कुल बेहतर तरीके से किया है, मैं ऐसा कहूंगी। पर बहुत चीजें इसमें हैं, चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर और भी बेटर होनी चाहिए, जो कि हो नहीं पाई है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखेंगे इसी में ही आगे आप लोग। माइग्रेशन यहाँ पे कम हुई है ना, आपको पता है ना, प्रवासी जो है वो यहाँ पर कम होने लगी है। अब जो है वो लोग यहाँ पर अपने ही घर में रह करके ये काम करने लगे हैं, सक्सेसफुल हुए हैं काम करने में। और जो भी जोखिम जो शमन तंत्र है उसको भी यहाँ पर जो है वो उसका जोखिम कम किया गया है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर सीजन में जो है, जब रेनफॉल ज्यादा होती है, तब उस समय पार्टिसिपेशन मनरेगा के लोगों में यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो काफी सारी ऐसी चीजें भी हैं जो मनरेगा की नई जो है वो देखने को मिली है। और क्या करते हैं ना, जब इस जो पूरी ये जो योजना तैयार की है, इसमें जो खेती के लिए जो बंजर क्षेत्र होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो भी किसान होते हैं वो यहाँ पर उस संपत्ति पर कुछ ना कुछ निर्माण करते हैं, कुछ ना कुछ नई नई चीजें यहाँ पर बनाते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि वो बहुत बहुत अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वहां पर उगाने में कामयाब रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी यहाँ पर देखने को बड़ा है। इरिगेशन की फैसिलिटीज देखने को मिली है, यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी देखने को मिली है। वीकर सेक्शन जो हम कहते हैं ना, कमजोर वर्ग है हमारा, उनका सशक्तिकरण हुआ है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट है जिन्होंने ये बताया है कि ये सब जो पूरे एक जो इस मनरेगा एक्ट के बाद स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, उन्होंने यहाँ पर जो है वो 51% से ज्यादा यहाँ पर काम किया है, वुमेन ने भी और एक्टर ने भी। मतलब बहुत सारी चीजें हुई हैं इनको। फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि इनका जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू इनके बैंक अकाउंट में पहुंचाया जाता है। तो क्या होता है ना कि जो जो इनका एक वित्तीय समावेश जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये लोग सारे एक साथ ही मिलकर के इसको आगे बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर
ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन को बढ़ावा दिए, क्योंकि हर कोई इंसान अपनी स्किल के मुताबिक, अपनी कौशल के मुताबिक अपनी जॉब ले पाता है, काम कर पाता है। फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। साथ ही साथ बस ये है कि अडल्ट यहाँ पे जो काम करते हैं उससे क्या है कि चाइल्ड लेबर भी बढ़ने लग गई है। ठीक है, सॉरी, चाइल्ड लेबर कम हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो अडल्ट है यहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू किया है, तो चाइल्ड लेबर कम हुई है, और इसलिए जो है चाइल्ड अब स्कूलिंग के जो ईयर्स है वो भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स हैं जो कि आपको मनरेगा के ऊपर देखने को मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, इसकी खास बात ये है कि जितने भी भाई लोगों को यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है या फिर काम करवाया जा रहा है, उसमें 1/3 यहाँ पे कंपलसरी है कि विमेन होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है इस पूरे मनरेगा स्कीम में, अगर आपको 15 दिनों में काम नहीं मिला है तो आपको बेरोजगारी भत्ता, जिसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो है वो यहाँ पर उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इनको जो है सब चीजें जो है ग्राम सभा और इन सब चीजों को बिल्कुल बताई जाती है कि हम ये काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से इनका काम होता है, जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा एक योजना है मनरेगा की, ये काफी तरीके से एक सक्सेसफुल योजना है। ठीक है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे रोजगार प्रोवाइड करने के लिए योजना है। ठीक है ना। इसी में साथ ही साथ जो है वर्क वर्क यहाँ पर समझ में आया लोगों को कि काम हमारा जो है राइट टू वर्क, हमें जो लिखा हुआ है डीपीएसपी आर्टिकल 41 में, वो सबको मिलना चाहिए, जिसके अंदर कैनाल्स, वाटर बॉडी, सैनिटेशन, सब कुछ जैसे तमिलनाडु में किया गया। ऐसी एमजी नरेगा स्कीम ने यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के साथ मिल करके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह, उनको भी शामिल किया। ठीक है, इन्होंने बेसिकली किसको इम्पोर्टेंट रखा, ग्राम सभा को, जिसमें मैंने एग्जाम्पल भी आपके सामने रखे हैं, जो है तमिलनाडु मॉडल, मेघालय मॉडल, जिससे आपको ये समझ में आ रहा है कि वहां पर उस स्टेट ने ये चीजें करी हैं। प्लस सबसे बहुत अच्छी चीज ये है कि कैग का जो दायरा है, कैग जो हमारा होता है, कौन होता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल नंबर 148, वो इसको ऑडिट कर सकता है, वो इसके सारी चीजों को ऑडिट करने में कामयाब है या फिर इनको ऑडिट कर सकता है। ठीक है, तो उस रिस्पेक्ट में क्या है, इस चीज का फायदा क्या हुआ कि जब ये सब ऑडिटिंग अलाउड है, तो अलाउड होने की वजह से क्या होता है ना कि हमारे पास एक क्लियर पिक्चर रहती है कि भाई जो हुआ है वो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमारे सामने, मतलब सब चीजें हमारे सामने एकदम पूर्णतः एकदम स्पष्ट रूप से रहती है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ जो पूरी है यहाँ पर, ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो सोसाइटी में सिक्योरिटी को बढ़ावा देती है, जो समाज में जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड देने का काम कर रही है। साथ ही साथ अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आपको कंप्लेन करने का भी अधिकार देती है। ठीक है, और ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज में जो है पर्सन को और डेज को बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि वहां पर उस समय ड्रॉट है, कृषि और खेती से उतना नहीं हो पा रहा है। तो ये सब एक फायदे हैं ये सब इसके। लेकिन हाँ, ये है कि कई जगह पे आपको पैसा भी कम मिलता है, पेमेंट में डिले भी होता है, करप्शन भी होता है, भेदभाव भी होते हैं, बेरोजगारी भत्ता भी होता कम दिया जाता है, कई जगह ऐसी जो वो चीजें हैं वो भी देखने को मिली है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस जो मॉडल दिख रहा है कि बहुत अच्छा है, बहुत सही है, उसी तरीके से नहीं। देयर आर सम फ्लॉज ऑल्सो, जैसे हम कहते हैं ना कि लिमिटेशन या चैलेंजेस हमारे सामने ये भी हैं। बस यही है कि मेरा तो सजेशन इस पूरे के लिए यही मैं यहाँ पर बिल्कुल कहूंगी कि इस पूरे में ऐसा किया जाए कि प्रॉपरली रूल्स, प्रॉपरली गाइडलाइंस तैयारी हो, और ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं और विमेन हैं उनको इंक्लूड किया जाए। साथ ही साथ उनमें जो है, जिनको भी अगर ये पता चले कि भाई उन्होंने फंड्स के साथ छेड़खानी करी है, फंड्स में कोई भी भेद जो है कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश करी है, तो उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि और कोई ये काम ना करे। ठीक है, और इन पे नजर रखनी चाहिए। इसके लिए क्या बनाई गई है, नेशनल लेवल की मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। नेशनल लेवल मॉनिटरिंग इस पूरे के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी और बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्टेट के हिसाब से ये करना चाहिए ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके। ये बहुत जरूरी कार्य है, इसको करना जरूरी है। चलिए, क्लियर हुआ सब लोगों को मनरेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अभी रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने जो एक नए यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर बनाया गए हैं, अरुण गोयल, उनके ऊपर जो है यहाँ पर सवाल किए हैं। जो रिसेंटली ही अरुण गोयल को यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये सवाल आ गए और इसके ऊपर हमारे ये नए जो है इलेक्शन कमिश्नर आए हैं। तो इस पे ही सवाल ये आया है कि भाई इनको जो है ऐसा क्यों किया गया है, समझ रहे हैं। सो अभी ही जो ये एक ब्यूरोक्रेट है, आईएएस ऑफिसर है, इन्होंने यहाँ पर अभी जो है सुशील चंद्र का रिटायरमेंट हुआ था, काफी समय से ये पोस्ट खाली थी। ठीक है, राजीव कुमार ने यहाँ पर जो है वो आए थे, उनको लेकर के आगे उनको बढ़ाया गया था। तो अभी ये पोस्ट जो है वो खाली थी, तो बेसिकली अभी यहाँ पर जो है इनकी पोस्ट यहाँ पर अब अरुण गोयल द्वारा फिलअप की गई है। अब पता है यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्शन कमीशन में आर्टिकल 324 में ये चीज लिखी है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर्स कितने रहेंगे। अभी दो हैं, ठीक है। 1989 से, मैं आपको इसकी स्टोरी समझा देती हूँ। 1950 में ये बॉडी बनी थी, 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को ये बॉडी बनके तैयार होती है। और फिर उसके बाद 1950 से 1989 तक ये बॉडी सिंगल मेंबर थी, इसमें एक ही व्यक्ति था जो चेयरमैन था। लेकिन 1989 के बाद से इस बॉडी को मल्टी मेंबर कर दिया गया, जिसमें 2+1 थे। दो इसमें इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे और एक इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा। और ये संख्या कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, और अगर मान लीजिए कभी इसमें कुछ चेंज भी करना है तो वहां पर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेके ये चेंज किया जा सकता है। सो आर्टिकल 324 का जो क्लॉज 2 है वो यही कहता है कि पार्लियामेंट इस इशू के ऊपर लॉ को बना सकती है, जो कि बनाए भी गए हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज किया भी गया है। पार्लियामेंट ने ये काम ऑलरेडी किए हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि अगर कभी भी पार्लियामेंट्री लॉ नहीं होता है तो वहां पर जो है मतलब गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपॉइंट कर देती है। यहाँ पर कोई कोलिजियम सिस्टम नहीं होता। कोलिजन सिस्टम कहाँ पे होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट में। ये आपको मैंने बताया भी था पिछले ही लेक्चर में, कल के ही करंट अफेयर्स में मैंने आपको पूरा यहाँ पर कोलिजन सिस्टम के बारे में समझाया था कि कोलिजन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करता है, इसका क्या प्रोविजन है, वो मैंने आपको पूरा उसी समय में समझा भी दिया था। तो ये कोलिजियम सिस्टम तो उस समय वहां पर था, लेकिन यहाँ पे कोई कोलिजियम सिस्टम नहीं है। यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको 6 साल और 65 ईयर्स उनकी रिटायरमेंट एज उसके तक बनाया जाता है। कोई क्वालिफिकेशन हमारे पास लिखी नहीं हुई है, लेकिन वही है, जो भी सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है जिसकी कैबिनेट सेक्रेटरी की रैंक होती है उनको हम यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है ना, जानते हैं ना, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपने तरीके से काम करती है। लेकिन वही है, बात के लिए इसके समय में इसको भी यही बोला गया, इस बॉडी में भी कुछ चेंजेस करने के लिए बोला गया है। ठीक है, इसमें पता है क्या चेंजेस बोले गए हैं कि अगर इलेक्शन कमिश्नर्स को आपको साथ में इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ है उनको भी इंक्लूड करना है तो आप प्रेसिडेंट ही बनाते हैं। लेकिन हम उसके लिए कोलिजियम बना लेते हैं या फिर एक सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं जिसमें 3 लोग शामिल होंगे। पहले यहाँ पर भारत के सीजीआई, दूसरे हमारे प्रधानमंत्री जी, तीसरे यहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विरोधी पार्टी के जो लीडर हैं वो यहाँ पे शामिल होंगे। इससे क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और मतलब जो रूलिंग पार्टी है सिर्फ उसकी नहीं चलेगी, ऑपोजिशन अगर इसमें होगी तो ऑपोजिशन का भी यहाँ पर होगा। तो एक की ही कंट्रोल नहीं होगा, पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल नहीं होगा। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के आने की वजह से थोड़ा सा इसका झुकाव जो है वो एक तरीके से इम्पार्शियलिटी जिसको हम कहते हैं, भेदभाव ना होना, उसकी तरफ भी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो समझ गए ना इस चीज को। तो ये एक इसका इशू है, तो ये एक सजेशन है इसके लिए। दूसरा सजेशन क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो वो ऐसा बोला है कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा, जिसमें मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जैसी चीजें होती हैं वो हटाए जाते हैं, उस तरीके से हटा सकते हैं। लेकिन जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है उनको आप इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके कहने पे हटा सकते हो। तो भाई बाकियों के लिए ऐसा क्यों भेदभाव है। तो बेसिकली यहाँ पर ये मतलब है कि तीनों के लिए, जो 3 यहाँ पर कमिश्नर्स हैं, तीनों के लिए सेम तरीका होना चाहिए, दैट इज जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे लागू होता है, सेम उसी तरीके का प्रोसेस बाकी दोनों जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन पर भी सेम ही होना चाहिए, कुछ भी अलग इनके लिए प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर कहा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर में। ठीक है ना, तो ये एक सुझाव है जो आपको याद रखने हैं। अगर इस पे कोई क्वेश्चन आता है तो ये सुझाव आपको अपने आंसर में लिखने हैं। ठीक है, दूसरा
सुझाव और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और अदर इलेक्शन कमिश्नर है उनको पार्लियामेंट के हिसाब से रखा गया कि पार्लियामेंट कोई भी चेंज करेगी, ठीक है। जबकि आज तक पार्लियामेंट ने एक भी लॉ नहीं बनाया है इलेक्शन को लेकर। पार्लियामेंट ने सारी की सारी अपॉइंटमेंट, सारी की सारी चीजें किस पे छोड़ दी हैं, गवर्नमेंट के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, सब कुछ वहीं छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी रखा नहीं है, लिखा नहीं हुआ है, हर चीज जो है एग्जीक्यूटिव पे छोड़ दी गई है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं बताता, ना ही कोई लीगल, ना ही कोई एजुकेशन, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव, ना ही जुडिशियल, किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन नहीं लिखी है। मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं। तो इतना कुछ जो है एकदम से ही सब कुछ ही किस पर छोड़ दिया गया है, गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। प्लस यहाँ पर जो है, जो भी इलेक्शन कमिश्नर होता है, जिस जो रिटायर हो रहा है, वो कोई और ऑफिस होल्ड ना करे, ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। वंचित रखा जाना चाहिए, किसी भी पद पे उनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, जैसे सीएजी है, सीएजी के बाद भी यही चीज है ना कि वो कुछ नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। वो अपनी पद हो गया, रिटायर हो गया, तो वो दूसरा कोई पद हासिल नहीं कर सकता। सेम उसी तरीके से यहाँ पर एक और चीज है, मतलब ये सब मैं फ्लॉज बता रही हूँ जो मुझे ऐसा लगते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ये सब कुछ चीजें दी ही नहीं गई है, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जिसकी जरूरत है, जो होनी चाहिए, कुछ लिखा ही नहीं गया है। तो वो जो नहीं लिखी गई चीजें हैं उन्हीं के बारे में ये सवाल है कि ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं लिखा गया है। अगर लिखा गया होगा तो उसके लिए बेहतर होता चीजें समझना जानना, लेकिन लिखा नहीं गया है। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के बीच में क्लैरिटी नहीं है कि भाई जो है उनके बीच में दिया ही नहीं हुआ कि हम उनको, उनकी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। पता है क्या लिख दिया है कि सेम पावर है, सेम सैलरी है, सेम अलाउंसेस है। तो ऐसा तो नहीं चलता, कुछ तो अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ अलग दिया ही नहीं गया है, सेम पावर, सेम सैलरी, सब कुछ सेम रख दिया गया है, ठीक है। और ये बोला है कि इनकी जितना भी सैलरी होगा वो कंसोलिडेटेड फंड जो होता है हमारा, जो भारत का यहाँ पर संचित निधि होती है, वहीं पर ही सारा कुछ उसका भार यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस है जो यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। सीनियोरिटी के बेसिस पे भी यहाँ पर इलेक्शंस होने चाहिए, मतलब आप किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बना रहे हो तो ये ही है आगे वे फॉरवर्ड। अगर ये सब चीजें की जाती हैं तो इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है, ताकि हम लोग एक बहुत बेहतर तरीके से इलेक्शंस भी कंडक्ट कर सके। साथ ही साथ एक जो हम कहते हैं ना, हमेशा हम इंडिया फ्री फेयर इलेक्शन करता है, इंडिया जो है हमेशा निष्पक्ष चुनाव को जो है वो रखता है, तो निष्पक्ष चुनाव को हमें एक एग्जाम्पल में बहुत अच्छे तरीके से देखने को भी मिलना चाहिए, ठीक है भाई। उसे कहते हैं हम, ये जो एक सुझाव मैंने दी है वो इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पंचायत फॉर क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। पंचायत फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये जलवायु कार्यवाही के लिए पंचायत। तो यहाँ पर ये क्या चीज है, ये क्या रोल प्ले करता है, इसको हम समझते हैं। पंचायत फॉर क्लाइमेट जो है ना, ये एक नया टर्म निकल के आया है। ये बोलने लग गया है कि थिंक लोकल क्लाइमेट एक्शन, थिंक मीनानगढ़ी, ठीक है। ये क्या बेसिकली है, ये क्या चीज आई है, देखो। इंडिया ने पंचामृत रिजोल्यूशन दिया था, मोदी जी बोल के आए थे ना, कोप 26 ग्लासगो समिट 2021 में, ये कह के आए थे मोदी जी पंचामृत के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पंचामृत ये बोल के आए, तो इसकी वजह से हमारा भी ये नेसेसरी बन जाएगी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उसमें भी लोगों का पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़े, है ना। लोगों का पार्टिसिपेशन सिर्फ कहने के लिए ना हो, वो बढ़े एक्चुअली में भी, ठीक है। तो यहाँ पर पंचायत ने भी एक एग्जाम्पल तैयार किया है यहाँ पर, जिसका नाम है मीनांगड़ी ग्राम पंचायत। क्योंकि ये एक्चुअली में कहाँ से नाम आया, आप लोग सोच रहे हो मीनांगड़ी क्या चीज है ये। तो हुआ क्या था, केरल की सरकार में, केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में जो है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो कि किसके लिए फेमस है, कॉफी के लिए फेमस है, वहां पर जो है मीनानगढ़ी एक पंचायत का नाम है। उन्होंने यहाँ पर एक मॉडल तैयार किया है, जिस मॉडल का यहाँ पर क्या नाम है, यहाँ पे पिक्चर में शो कर रही हूँ, ये इस मॉडल का नाम है कार्बन न्यूट्रल मीनांगड़ी, ठीक है। कार्बन न्यूट्रल मीनांगड़ी, मीनांगड़ी को हम कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे, जहां पर बिल्कुल भी कार्बन के एमिशंस नहीं होंगे, ठीक है। जो मीनांगड़ी को एक ऐसी स्टेट बनाना चाहते हैं, उनका एक ऐसा एक्शन प्लान यहाँ पर तैयार किया गया है।
2016 से ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसमें वो क्या करेंगे, बहुत सारी क्लासेस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें वो ये डिसाइड करेंगे कि भाई ये देखेंगे कि उस एरिया में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो आ कहाँ से रही हैं, कौन से एरिया से आ रही हैं। ग्राम सभा की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे, साथ ही साथ ट्री बैंकिंग को यहाँ पे लेके आएंगे, जिससे क्या होगा, प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज, ताकि अगर आप मोर से मोर ट्रीज वो करोगे, प्लांट करोगे, तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगी सरकार। ठीक है, तो इस चीज के चलते पता है वहां पर करीब 1.5 लाख ट्रीज भी प्लांट किए गए हैं, और उनकी ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए जियो टैगिंग भी लगाई गई है। ठीक है, और पता है क्या हुआ था, और इस चीज के चलते ये एक केस है जिसमें जो है वहां पर उस एरिया में एक्चुअली में पंचायत कार्बन पॉजिटिव हुई है। ठीक है, और वहीं पर ही एलईडी के जो बल्ब्स हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग की उसकी भी देखी गई है। तो ये तो हो गया एक तरफा। ऐसा ही एक और भी यहाँ पर हुआ था, ये तो मीनांगड़ी का हो गया। ऐसा ही एक विलेज और है, आप लोगों ने सुना होगा, जम्मू कश्मीर का पल्ली विलेज। जम्मू कश्मीर में है ये, ठीक है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर भी सेम चीज हुई थी, और ये हमारे भारत का पहला ऐसा विलेज बन गया है जहाँ पे कार्बन न्यूट्रल है। ठीक है, इन्होंने भी सेम मॉडल फॉलो करा। इन्होंने लोगों से ही यहाँ पर पीपल को इन्वॉल्व करा उस मॉडल के अंदर। इन्होंने भी वही सेम चीजें बनाई। इन्होंने सबसे ज्यादा किस पे पता है फोकस किया, सोलर पैनल्स के ऊपर, सबसे ज्यादा सोलर पैनल्स पे फोकस किया। साथ ही साथ बायोगैस प्लांट्स यहाँ पर सबसे ज्यादा लगाए, और इस तरीके से इन्होंने इसको बढ़ावा दिया। ठीक है ना, तो ये एक थी, ये एक केस स्टडी है। तीसरी केस स्टडी एक और हुई है, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो थर्ड, पहली कौन सी थी, मीनांगड़ी की। दूसरी कौन सी है, पल्ली विलेज। तीसरी यहाँ पर एक नई थीम आई थी, सरकार ने लॉन्च किया था, क्लीन एंड ग्रीन विलेज थीम। इस क्लीन एंड ग्रीन विलेज में मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज जो है, उन्होंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करने के लिए कहा था, सतत पोषणीय विकास जो गोल्स हैं हमारे, उन पर, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हमें फोकस करना है। और उन गोल्स को अगर हम ध्यान रखेंगे तो वहां पर पंचायत को ऐसी एक्टिविटीज करनी थी जिसमें वो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी हमारी होती है, हमारी जितने भी पेड़ पौधे हैं और हमारे एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज किया जाएगा। साथ ही साथ जो वेस्ट है, जो कूड़ा है, उससे क्या बनाई जाएगी, उससे एनर्जी बनाने की कोशिश की जाएगी, उसको मैनेज किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एक्शन प्लान प्रिपेयर हुए हैं ना, यही ये चीज है, इसी को हम आगे बढ़ाना चाहिए। और इसी में उन्होंने सभा मीटिंग्स कैंपेन्स लगाना, ये सब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही पूरा समझाया। ये सब इन्होंने प्लान्स यहाँ पे करे हैं। इन सब ने यहाँ पर ये चीजें तैयार करी हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स का कम यूज करना, सोलर एनर्जी का यूज ज्यादा करना, प्लास्टिक्स को यहाँ पे बंद करना, इस्तेमाल करना। ठीक है, इन सबको स्कूल स्टूडेंट्स हो, चाहे यूथ हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, असाइनमेंट्स दिए उनको, 5 साल तक इनको किया, और फिर चेंजेस नजर में आए, एलईडी वगैरह का यूज करना सीखा। तो ये सारी चीजें सीख करके मीनांगड़ी के लोगों ने, मीनांगड़ी पंचायत में ये चीजें बहुत बेहतर करी। और इसके एक और एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पर रखे, 2 मैंने आपको समझाए थे अभी, पाली विलेज का भी। ऐसा ही यहाँ पर सिवांचल ग्राम पंचायत काली बेन रिवर के पास लोगों ने जो है इस रिवर को यहाँ पर बेहतर बनाया। साथ ही साथ तमिलनाडु में लोगों ने इस पंचायत में विंड मिल को यहाँ पर सही करवाया। बायोगैस प्लांट का यूज करके टिकलेरवाड़ी ग्राम पंचायत, छप्पालुवारू ग्राम पंचायत केरला में, बहुत सारे ग्रीन आइलैंड्स को करके। तो ये पंचायत जो है उनका यहाँ पे रोल है। ठीक है, आप लोग जो पंचायत पढ़ते हो, ठीक है, हम लोग पंचायत पढ़ते हैं ना, हम लोग 11th शेड्यूल में हमारी जो 11वीं अनुसूची है उसमें पढ़ते हैं, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत हम पूरा पढ़ते हैं। वो तो है ही, ये सब तो है ही, ये सब तो आपको पढ़ना ही है। आपको साथ साथ ये भी पढ़ना है कि अभी प्रेजेंट में, करंट में क्या चीजें ऐसी चल रही हैं जिसमें पंचायत को बेहतर बनाने की कोशिशें की गई हैं। प्रेजेंटली ऐसी क्या क्या चीजें, ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव, ऐसी कौन कौन सी चीजें चल रही हैं जिसमें पंचायत जो है वो एक बहुत बेहतर योग यहाँ पर ले रही है। ठीक है, इंडिया ने भी ये चीजें यहाँ पर कंप्लीट करने की सोची है कि हम लोग यहाँ पर जो हमारे 5 कमिटमेंट्स भी हैं कि हम 2030 तक 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल लेके आएंगे,
ठीक है। 50% तक की जो हमारी एनर्जी चाहिए हमें 2030 तक, हम वो रिन्यूएबल सोर्स जैसे कि सोलर एनर्जी, ठीक है, जो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, गैर परंपरागत सोर्स हैं, उन तक कंप्लीट करेंगे। ये वो पंचामृत है जो मैं आपको बता रही हूँ ना, पंचामृत जो मोदी जी ने वादा किया था, ये है वो पंचामृत। ठीक है। ग्लासगो 2021 का जो COP26 हुआ था, अभी COP27 कंप्लीट हुआ है ना, अभी COP27, ये COP27 कहाँ कंप्लीट हुआ है? इजिप्ट में। ठीक है ना। तो ये आप पढ़िएगा, ये पांचों चीजें उन्होंने बोली थी। और आज के समय में, क्योंकि अब हमारी जो है, आपको भी पता है कि हमारी डेवलपमेंट यहाँ पर बढ़ने की जरूरत है, हमें और ज्यादा डिजिटली आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें लोकल बॉडीज को और स्ट्रेंथ करने की जरूरत है। अगर लोकल बॉडीज को हम और अच्छे तरीके से यहाँ पर अपने लिए इस्तेमाल करें तो हमारे जो गांव हैं, विलेजेस हैं, वो यहाँ पर और बेहतर काम कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो हम अपने लोकल बॉडीज को, हमने हमारे विलेजेस को, हमारे म्यूनिसिपैलिटी को, हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को इन सब चीजों में आगे और बढ़ावा दे सकते हैं। ये सब पॉसिबल है। ठीक है ना, ये सब चीजें पॉसिबल है। समझ गए भाई? ये हमारे 3 आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, दैट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आपने भी सुना होगा इसके बारे में, ये बड़ी सारी न्यूज में रहती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके ऊपर कोई ना कोई आर्टिकल आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ न्यूज में रहता ही है इसके ऊपर। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो क्या चाहती है कि जो भी क्लाइमेट क्राइसिस आ रही है, जो भी आप देख रहे हो कि जलवायु में जल्दी से परिवर्तन आ रहा है, उसके तहत इसको और बेटर बनाने के लिए तैयार है। तो इसका एनालिसिस मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है यार, फार्मिंग जो पूरी होती है उसमें क्या होता है कि जो है जलवायु की जितनी भी आपदा होती है उससे वो हमेशा ही जो है वो एक तरीके से क्षतिग्रस्त रहता है उससे, है ना। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम फार्मिंग को क्या करें, नेचर की ऐसी आने वाली जो आपदाएं हैं उनसे बचा के रखें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉप इंश्योरेंस चाहिए, है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा। तो जो इंश्योरेंस है ना, उसे ही हम कहते हैं फसल बीमा योजना, जो कि यहाँ पर 2016 में स्टार्ट की गई थी। वन नेशन वन स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम उनको एक लमसम अमाउंट में इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर उनकी क्रॉप क्रॉप फेल भी हो जाती है तब भी सरकार ने जो है वो फार्मर की इनकम बनाए रखने के लिए ये चीज स्टार्ट करी थी। यहाँ पर आप पढ़ेंगे इसके बारे में। ये जो है एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, अगर कभी भी आपकी क्रॉप फेल हो जाती है, ऐसी भी कोई भी क्रॉप जिसमें कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया या फिर कोई बीमारी ऐसी छा गई या फिर आपने कोई पेस्ट ऐसा यूज करा, उसके तहत आपका जो ये रिस्क है वो आपका हर तरीके से यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई वाइल्ड एनिमल ने भी अटैक कर दिया है तब भी यहाँ पर होगा। ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसा डिजीज है या फिर ऐसा कोई रिस्क है जिसको बचाया जा सकता है और फिर भी नहीं बचाया गया है, या कोई न्यूक्लियर रिस्क है या वॉर की वजह से हुआ है, वो इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो ये इसका एरिया है ना, कवरेज, वो इस तरीके से है। इसमें सारे फूड्स आते हैं, इसमें सारे फूड, इसमें जो धान और सरसों की खेती होती है, सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की खेती होती है, सब कुछ इसमें आता है। और ये पूरा जो है यहाँ पर हर फार्मर को यहाँ पर अपनी मर्जी है, वो लेना चाहे या ना लेना चाहे, जबरदस्ती नहीं है, वॉलंटरली पर्पस पे है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो बैलेंस होता है ना, जो पैसा मिलता है, वो यहाँ पर कितना होता है, 50-50%। ठीक है। यहाँ पर स्टेट में जो उसका इंश्योरेंस है, वो सरकार और स्टेट के बीच में 50-50% का रेशो चलता है। ठीक है। यहाँ पे जो है फार्मर्स को यहाँ पर पेड करना होता है। अगर खरीफ क्रॉप है उसमें 2%, राबी क्रॉप है उसमें 1.5%, बाकी का बैलेंस जो है वो सेंटर और स्टेट यहाँ पर जो है खुद से पे करते हैं। और ये अभी तक की सब वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर चीजें कवर हुई हैं। 5.5 करोड़ फार्मर्स की यहाँ पर एप्लीकेशन भी आ चुकी है। और आज के हिसाब से यहाँ पर 30 करोड़ के जो फार्मर्स हैं उनको इस स्कीम का पैसा दिया भी जा चुका है, और 90,000 करोड़ जो है यहाँ पर सरकार ऑलरेडी यहाँ पर दे चुकी है। तो ये है बहुत ज्यादा अमाउंट में, ये एक बड़ी एक स्कीम है, बेहतरीन स्कीम है जो सरकार ने यहाँ पर शुरुआत करी है और वो चल भी रही है। लेकिन वही है, थोड़े से इसके चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम भी होती है कि हर जगह पे ना क्या है कि लैंड का रिकॉर्ड नहीं है।
पहला बात तो हमारा पूरा का पूरा लैंड रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा, यहाँ पर हर क्रॉप के बारे में नहीं है, यहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, यहाँ पर कुछ ही क्रॉप्स के बारे में जो है वो स्कीम में बताया गया है। और इस स्कीम के बारे में हर कोई अवेयर भी नहीं है, हर एक को पता ही नहीं है स्कीम के बारे में। सिर्फ 30% ऐसे फार्मर है जिनको इनकी स्कीम और बेनिफिट के बारे में पता है। और अगर वो क्लेम करने में लेट हो जाते हैं तो उनको लॉसेस अपने टाइम पे नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, वो उसको वापस ले नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ अमाउंट के ऊपर भी है, तो अमाउंट का हमें जानना उतना जरूरी नहीं है, पर हमें ये याद रखना है इसके अंदर कि जितने भी यहाँ पर सेंटर का शेयर होता है वो नॉर्थ ईस्ट में 90 और 10 रहता है। पहले 50-50 था हर एक के लिए, पर अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है तो 90 और 10 कर दिया गया है। समझे सब लोग? बढ़ते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो है तमिलनाडु अगेन से न्यूज में आ गया है भाई। तमिलनाडु को जो है अपना खुद का पहला जो है वो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी जो है हेरिटेज, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है उनको जो है यहाँ पर मिल गई है। कहाँ पर? अतीरापट्टी विलेज में। अतीरापट्टी विलेज, मदुरई। मदुरई बहुत फेमस है तमिलनाडु की। इसके पास कौन सी रिवर फ्लो करती है? वेगई रिवर। तमिलनाडु देखिए हर प्रकार से, काफी प्रकार से चीजों में जो है वो न्यूज में है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो तमिलनाडु है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तमिलनाडु अभी काफी चीजों के लिए न्यूज में था। अगर मैं थोड़ी देर पहले बात करूं तो तमिलनाडु ने डगंग के लिए अपना एक सेंटर बनाया। उसके बाद तमिलनाडु ने एक और जो है, कौन, स्लेंडर लॉरिस, इनके लिए सेंटर बनाया। अब तमिलनाडु ने एक और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट वो यहाँ पर बनाई है मदुरई में। तमिलनाडु की फर्स्ट हेरिटेज साइट बनी है, जहाँ कौन सा विलेज है? अतीरापट्टी विलेज, जहां पर बहुत ज्यादा ग्रेनाइट के हिल्स बने हुए हैं, पास में आसपास बहुत सारी लेक्स हैं और डैम्स बने हुए हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स होती क्या है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स होती हैं वो साइट्स जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा रिच होती है, जहां पर जो स्पीशीज होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, स्पीशीज की रिचनेस ज्यादा है, ठीक है। जहां पर स्पीशीज, डोमेस्टिक स्पीशीज काफी ज्यादा अमाउंट में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो मतलब यहीं पर ही आपको, इसी में ही जो ये मैं आपको बता रही हूँ, इसी में आपको स्लेंडर लॉरिस, पाइथॉन्स, पैंगोलिन, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत ये चीजें जो है स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार मिलता है कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसी चीजों को बना सकती है। ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं जो मैं आपको बता रही थी। यूनिक और ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी खासी होती है, अच्छे अमाउंट में होती है, और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो वहाँ की लोकल बॉडी, वहाँ के जो पंचायत म्युनिसिपैलिटी है उनसे पूछ कर ये बना सकती है। और उन्हीं के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके रूल्स भी डेवलप कर सकती है। तो ये सब यहाँ पर जो है इन्होंने बनाया है, इसको आप रीड करना। इसमें बहुत कॉमन से पॉइंट है जो कि यहाँ पर हेरिटेज साइट्स जो होते हैं उनके बारे में मैंने बताए हैं कि ये एक यूनिक तरीके से होती है, ये कैसा भी सिस्टम हो सकता है, ये पानी का सिस्टम हो सकता है, ये लैंड पे हो सकता है, तो ये किसी भी तरीके का सिस्टम हो सकता है जिसके अंदर ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी, ठीक है। ये है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा वहीं पर ही मिलती है, ये बहुत रेयर है, बहुत ही मूल जाति वहीं पर मिलती है, ठीक है। ये बहुत पुराने इनके एंसेस्टर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं उनको हम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका फायदा क्या होता है, अब आप फायदा भी समझ सकते हैं। इनका फायदा क्या होता है कि अब वहां पर जो है एक एक बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन होगी, जनरेशन बाय जनरेशन उनको ये चीजें समझ में आएगी कि जनरेशन जो है वो किस तरीके से इनको संभाल के रख सकते हैं। साथ ही साथ एनवायरनमेंट को यहाँ पर बिल्कुल एक संजो करके रखा जा सकता है। बहुत सारी स्पीशीज मिलती हैं यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारी स्पीशीज हैं। तो यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं होता, सब अलग अलग होती है, तो यूनिक एक जगह की यहाँ पर बनती है, और सब लोग यहाँ पर यूनिकनेस को दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। समझे भाई? तो ये था आपका पूरा आर्टिकल, इसको आप बिल्कुल अपना पढ़िएगा। चलिए, जैसे कि मैं हर बार आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आती हूँ पूरे टॉपिक को बताने के लिए, सेम उसी तरीके से आज भी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, विच यू ऑल हैव टू रीड, और मुझे इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है जो कि माइनॉरिटी स्टेटस के ऊपर बात कर रहा है कि जो माइनॉरिटी है वो क्या होते हैं, उनके ऊपर है, मतलब किस में किसके आर्टिकल में लिखा है, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये वाला। तो मुझे इसका आंसर बताएंगे सब लोग, अच्छे से रीड करिए।
सबसे पहला कह रहा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को डिफाइन करता है? बिल्कुल भी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी वर्ड मेंशन्ड है लेकिन डिफाइंड नहीं है। सेम उसी तरीके से एक वर्ड है अनटचेबिलिटी, ये भी सिर्फ मेंशन्ड है, डिफाइंड नहीं है ना। आर्टिकल 17 में लिखा है अनटचेबिलिटी, पर डेफिनेशन तो हमारे पास आज भी नहीं है इसकी, वो तो मद्रास हाईकोर्ट ने दी है। साथ ही साथ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने इन सबको, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ज़ैरोएस्ट्रियंस, इनको माइनॉरिटी बोला है, बिल्कुल सही बात। आर्टिकल 29 और 30 के ऊपर स्टेटमेंट लिखी है, बिल्कुल सही। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, बिल्कुल सारी स्टेटमेंट यहाँ पर सही लिखी है, वो यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया चैंपियंस ऑफ द अर्थ, 2005 में शुरू किया था, हर बार दिया जाता है, जो कि इस बार इंडिया की वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी को दिया गया है। मैं हमेशा आपके सामने कोई ना कोई अवार्ड, कोई ना कोई स्पीशीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन लाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आप पढ़ते रहें, आपको आते रहें, ठीक है। तो इस तरीके के अवार्ड्स के ऊपर, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे गांधी मंडेला मंडेला अवार्ड पे पूछा, ठीक है, तो ऐसे अवार्ड और इस तरह के क्वेश्चन मैं हमेशा आपके सामने लाती हूँ, ताकि आपको समझ में आता रहे, पता चलता रहे कि आपने इसमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए ओवर करते हैं लेक्चर को। आई होप सब लोगों को ये सारे करंट अफेयर्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आप सबसे सभी से अगले लेक्चर में विद न्यू सेट ऑफ करंट अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच।